तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एरावर्ड के यूट्यूब चैनल में। राजस्व लेखपाल के क्रैश कोर्स के तहत आज दूसरा दिन है। आज के डिस्कशन में ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत हम कृषि से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना का प्रारंभ कब किया गया था? ए 1990, बी 1974, सी 1992, डी 1984। तो इसका आंसर होगा 1992। 1992 को जब राष्ट्रीय स्तर पर किसान बही योजना प्रारंभ की गई थी, तभी उत्तर प्रदेश में भी किसान बही योजना शुरू कर दी गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो ऑप्शन देखते हैं, ए शारदा नहर, बी पूर्वी यमुना नहर, सी पूर्वी गंगा नहर, डी पश्चिमी गंगा नहर। तो प्रश्न में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो सबसे पुरानी नहर उत्तर प्रदेश की पूर्वी यमुना नहर है। अगर पूछा जाता कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है, तो वह शारदा नहर हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को उत्तर प्रदेश में कब लागू किया गया? ऑप्शन देखते हैं, ए 2016, बी 2017, सी 2019, डी 2018। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को उत्तर प्रदेश में 2017 में लागू किया गया, जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में प्रारंभ की गई थी। 2016 में प्रारंभ की गई थी यह योजना, और उत्तर प्रदेश में इसको एक साल बाद 2017 में लागू किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ की गई? तो ऑप्शन देखते हैं, ए 2017, बी 2019, सी 2020 और डी 2021। तो दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना का प्रारंभ 2017 में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की कृषि के संबंध में गलत कथन का चुनाव कीजिए। गलत कथन का चुनाव करना है हमें। तो इसका स्टेटमेंट 1 है, उत्तर प्रदेश में जोत का औसत आकार 0.76 हेक्टेयर है। इसका सेकेंड स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों प्रदेशों में बांटा गया है। तो इसमें हमें गलत कथन चुनना है। तो ये कथन जो है, उत्तर प्रदेश में जोत का औसत आकार 0.76 हेक्टेयर है, ये सही है। इसके बाद जो 2 है, उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, तो ये भी सही है। इसका मतलब है गलत कथन चुनना है, इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगर ये पूछता कि सही कथन का चुनाव करो, तो हमारा आंसर सी हो जाता। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला केला उत्पादन में अग्रणी नहीं है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ए कुशीनगर, बी वाराणसी, सी प्रयागराज, डी गोरखपुर। तो केले उत्पादन में जो राज्य अग्रणी नहीं है वह कुशीनगर है। कुशीनगर को केले उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कृषि के संबंध में गलत कथन का चुनाव कीजिए। गलत कथन बताना है हमें। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में हल्दी के उत्पादन बुंदेलखंड में होता है, बी उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन तराई क्षेत्र में होता है, सी बाराबंकी जिले में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है, सी अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र प्रयागराज में है। तो इसका जो है हमें गलत कथन चुनना है, ऊपर हमने देखा था, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अब सी इसलिए हो जाएगा कि बाराबंकी जो है वो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, परंतु यहाँ पर फैक्ट्री की बात कही गई है, तो इसकी फैक्ट्री जो है वो गाज़ीपुर में है। गाज़ीपुर में एकमात्र फैक्ट्री है अफीम की। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं, ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी गाज़ियाबाद, डी झांसी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गाज़ियाबाद में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर
में किसका उत्पादन सम्मिलित नहीं होता है? सम्मिलित नहीं होता है, ये जो नहीं है इस पर आपको विशेष फोकस करना है, वरना आप आते हुए प्रश्नों को गलत कर देंगे। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ए फल, बी सब्जी, सी जैतून, डी उपरोक्त सभी को सम्मिलित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा जैतून। जैतून को नहीं किया जाता, क्योंकि जैतून को जिस कल्चर के लिए जाना जाता है उसको कहते हैं उसको ऑलिवी कल्चर कहते हैं। ऑलिव को बोलते हैं ना, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, तो इसीलिए इसको ऑलिवी कल्चर बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं ऑलिवी कल्चर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यह है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तर प्रदेश में नहीं है? उत्तर प्रदेश में इस जो नहीं है, इसमें ऑप्शन देखते हैं। ए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, बी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, सी भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, डी राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान। तो इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो डी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान उड़ीसा में है, कटक उड़ीसा में है। और इस इधर का ये देख लेते हैं, तो दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है ये। पशु चिकित्सा संस्थान बरेली में है, और जो चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये झांसी में है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहयोग करता है? अब ऑप्शन देखते हैं। प्रोटोजोआ, फिर बी है फफूंद, सी बैक्टीरिया, और इसका चौथा ऑप्शन है कवक। तो ये चारों जो हैं तत्व ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने का कार्य करते हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसके ऑप्शन है 1952, बी 1956, सी 1958, डी 1960। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में यह उत्तराखंड राज्य में है। फिर इसके बाद में लिखा है भारत में चावल उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहाँ पे इस तरह से लिखा है, इसमें हमें सही कथन बताना है, सही कथन हम बताएंगे। तो इसके जो है स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो उसको कहता है कि भारत चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है चावल उष्णार्द्र जलवायु की फसल है। तीसरा स्टेटमेंट है कि चावल के उत्पादन के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद में 4 जो है वो कहता है कि चावल उत्पादन के लिए ऐसी मृदा की आवश्यकता होती है जिसकी धारण क्षमता कम हो। तो अभी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि भारत चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, नहीं, यह सेकंड है। फर्स्ट भी चाइना है, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। फिर इसके बाद में सेकंड देखते हैं कि चावल एक उष्णार्द्र जलवायु की फसल है, जी हाँ, ये सही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि चावल उत्पादन के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान, जी हाँ, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान चाहिए और 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश चाहिए होती है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर चौथा स्टेटमेंट है कि चावल उत्पादन के लिए ऐसी मृदा की आवश्यकता होती है जिसकी जल धारण क्षमता कम हो, नहीं, अगर जल धारण क्षमता कम होगी तो खेत में पानी रुकेगा नहीं, और चावल के उत्पादन के लिए पानी आवश्यक होता है, इसलिए जल धारण क्षमता जिसकी अधिक हो वहीं पर चावल उगाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 2 और 3 सही हैं, बाकी 1 और 4 गलत हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि मालवीय, चमत्कार, पारस और अमर किसकी प्रमुख फसलें हैं? तो इसका ऑप्शन है ए तिल, बी चना, सी ज्वार और डी अरहर। तो मालवीय, चमत्कार, पारस और अमर अरहर की प्रमुख फसलें हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उष्णकटिबंधीय फसल है? तो इसमें जो दिया हुआ है गन्ना, ज्वार, कहवा, कपास, तो ये चारों जो फसलें हैं ये उष्णकटिबंधीय हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागानी फसलें
यहाँ पे फसलों होगा, फसलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है, वो कहता है कि बागानी फसलों के अंतर्गत नकदी फसलें और गैर खाद्यान्न फसलें आती हैं, या खाद्यान्न थोड़ा सा गड़बड़ हो या खाद्यान्न होगा, यहाँ पे खाद्यान्न लिख गया है, आती हैं। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है कि बागवानी फसलों के अंतर्गत कहवा, रबड़, इलायची, हल्दी और मिर्च की खेती की जाती है। तो इसमें हमें सही कथन बताना है, हम सही बताएंगे यहाँ पे। तो बागवानी के अंतर्गत नकदी आती हैं, जी हाँ नकदी आती हैं, क्योंकि गन्ना जो कॉफ़ी है, रबड़ है, ये जो बागवानी फसलों के अंतर्गत आता है। और ये इसके बाद में सेकेंड स्टेटमेंट कहता है ये मिर्च और रबड़ इसकी खेती, जी हाँ ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। मिर्च, इलायची, हल्दी इस सब की खेती की जाती है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जायद फसलों की बुवाई की जाती है, मतलब किस महीने में जायद की फसलों की बुवाई की जाती है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ए फरवरी और मार्च के महीने में, बी मार्च और अप्रैल के महीने में, सी अप्रैल और मई के महीने में, डी मई और जून के महीने में। तो जायद फसलें जो हैं वो मार्च और अप्रैल में इनकी बुवाई की जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उत्पादन अम्लीय मृदा में किया जा सकता है। अम्लीय मृदा में निम्नलिखित में से कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं। तो इसके देखते हैं कि लौकी, दूसरा है ककड़ी, तीसरा तरबूज, चौथा खीरा। तो इसमें जो है तरबूज और खीरा ये अम्लीय मृदा में उगाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो ऑप्शन है नहीं पे फिर हमें फोकस करना है। ऑप्शन देखते हैं, ए मसूर, बी उड़द, सी बाजरा, डी तिल। तो खरीफ की फसल मसूर नहीं है, क्योंकि मसूर रबी की फसल है, रबी की फसल है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय कृषि के संबंध में विचार करना है और गलत कथन का चुनाव करना है। गलत कथन पे फिर हमें फोकस करना है। इधर हम पढ़ेंगे कि ए शुष्क खेती के लिए वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर या इससे कम होनी चाहिए। बी रेंचिंग खेती के अंतर्गत जुताई बुवाई नहीं की जाती है। सी मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन के साथ पशुपालन किया जाता है। डी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो इसमें हमें गलत कथन बताना है। तो अगर हम गलत कथन देखेंगे तो हमारा ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि शुष्क खेती के लिए वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर नहीं होनी चाहिए। 50 सेंटीमीटर से नीचे तो फिर रेगिस्तान हो जाएगा, वहाँ पे तो खेती हो ही नहीं सकती। इसलिए यहाँ पर 50 सेंटीमीटर चाहिए, 25 सेंटीमीटर नहीं 50 सेंटीमीटर चाहिए हमें। 50 सेंटीमीटर या इससे कम बारिश अगर होती है, 50 सेंटीमीटर से अगर 25 सेंटीमीटर तक बारिश होती है तो उसको शुष्क खेती कहते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर से कम की बारिश होगी तो वो रेगिस्तान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एकल खेती के संबंध में सही कथन बताना है। फिर इसके ऑप्शन देखते हैं, एकल कृषि के संबंध में ए एक निश्चित क्षेत्र पर कई वर्षों तक एक ही फसल का उत्पादन। बी एक निश्चित क्षेत्र पर एक वर्ष में एक ही फसल का उत्पादन। एक निश्चित क्षेत्र में बाजार की मांग के अनुरूप सभी किसानों के द्वारा मिश्रित उत्पादन। डी एक निश्चित क्षेत्र में नकदी फसलों का उत्पादन। हमसे पूछा है कि एकल कृषि ये होती है इसके जिसमें एक निश्चित क्षेत्र पर कई वर्षों तक एक ही फसल उगाई जाती है। जैसे पश्चिम बंगाल में धान उगाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में मतलब कई वर्षों तक एक ही फसल पर धान उगाए जाते हैं, तो वहाँ पर एकल कृषि। तो एकल कृषि के लिए हमें यहाँ देखेंगे कि वेस्ट बंगाल ज़्यादा प्रसिद्ध है, और इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाता है, क्योंकि कई वर्षों तक एक ही फसल उगाई जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि वेस्ट बंगाल में कई वर्षों तक धान की फसल उगाई जाती है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दियारा खेती के संबंध में सही कथन बताना है हमें कि दियारा खेती क्या होती है। दियारा खेती, तो इसके ऑप्शन देखते हैं, अनुपात सस्यन के आधार पर खेती करना। बी प्राकृतिक वनस्पति को नष्ट करने के पश्चात खेती करना। सी दैनिक उपभोग की वस्तुओं की खेती करना। डी बाढ़ के बाद भूमि पर खेती करना। तो दियारा खेती के अंतर्गत बाढ़ के बाद जो भूमि पर जो खेती की जाती है उसको दियारा खेती कहते हैं। होता क्या है, जैसे नदी के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, वहाँ पर पानी भर जाता है, फिर कुछ समय के बाद वो पानी ख़त्म हो जाता है। जब वो पानी ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर
खेती करते हैं तो उसे दियारा खेती कहते हैं। इससे गंगा के जो किनारे के क्षेत्र हैं, गांव की जो ज़मीनें हैं, वहाँ पर इस तरह की खेती देखने को मिलती है। गंगा की है, यमुना की है, इस तरह की जो नदियों के किनारे खेती होती है उसको दियारा खेती कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में अंधी गुड़ाई का क्या तात्पर्य है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ए, अंधे व्यक्ति के द्वारा गुड़ाई करना। डी, किसी भी स्थान पर गुड़ाई करना। सी, फसल के अंकुरण के पूर्व गुड़ाई करना। डी, पराली को समाप्त करने के लिए अनियमित गुड़ाई करना। यहाँ पर पूछा है कि अंधी गुड़ाई क्या होती है। तो अंधी गुड़ाई के अंतर्गत फसल के अंकुरण से पूर्व जो गुड़ाई की जाती है उसे अंधी गुड़ाई कहते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जवानिका, जिसे नीला धान भी कहते हैं, इसे नीला धान भी कहा जाता है, इसका उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे। ए, चाइना। बी, थाईलैंड। सी, म्यांमार। डी, इंडोनेशिया। तो जो नीला धान है या जवानिका है, इसका उत्पादन इंडोनेशिया में किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 है उसको पढ़ेंगे पहले। ले फार्मिंग के तहत कृषि फसल के फसल चक्र में 2 या 2 से अधिक वर्षों तक भूमि को चारागाह बना दिया जाता है। ठीक है, ये सही है स्टेटमेंट। फिर बी है, दलदली भूमि को मार्श मृदा भी कहते हैं। ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद में सी देखते हैं कि पेड़ी फसल के अंतर्गत गन्ना और चारा शामिल है। ये भी सही है। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं और ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर डी हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे। ए, हीरालाल चौधरी। बी, दुर्गेश पटेल। सी, इंदिरा गांधी। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि जो ये इंदिरा गांधी थी ये गोल क्रांति से संबंधित है, गोल क्रांति से संबंध रखती हैं। और जो दुर्गेश पटेल हैं ये गुलाबी क्रांति से संबंध रखते हैं। गुलाबी क्रांति का मतलब होता है झींगा क्रांति, और जो गोल क्रांति है वो अंडे से संबंधित है। ठीक है, अंडे से संबंधित है और ये झींगा से संबंधित है। झींगा है। अब गुलाबी जो क्रांति है उसको प्याज के अंतर्गत भी कर रखते हैं, मतलब प्याज को भी गुलाबी क्रांति कहते हैं। और यहाँ पे पूछा है नीली क्रांति का जनक भारत में, तो ये हीरालाल चौधरी इसका उत्तर है। हीरालाल चौधरी को भारत में नीली क्रांति का जनक माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे कि ग्रीन गोल्ड क्रांति ये क्या है। ए, बांस उत्पादन। बी, अफीम उत्पादन। सी, चाय उत्पादन। डी, सहजन उत्पादन। तो हमसे ये यहाँ पर ग्रीन गोल्ड उत्पादन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा चाय उत्पादन। अब आप ऐसे भी याद रखते हैं कि प्रीमियम आती है, गोल्ड आती है, इस तरह की चाय पत्ती भी आती है, तो इससे आप याद रखेंगे कि ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध चाय उत्पादन से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टिलेज पद्धति के अंतर्गत एक वर्ष में कितनी बार जुताई की जाती है? तो इसके ऑप्शन हैं 1 बार। बी, 2 बार। सी, 3 बार। डी, 1 बार भी नहीं। तो टिलेज पद्धति के बारे में हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि टिलेज पद्धति के अंतर्गत जो जुताई या बुआई नहीं की जाती है उसको खुला छोड़ दिया जाता है 2-3 वर्षों तक, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 बार भी जुताई नहीं की जाती है। ये हमारे आज के प्रोग्राम का लास्ट क्वेश्चन था। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है? आप इसमें कुछ नयापन चाहते हैं? आपको इससे लाभ कैसा मिल रहा है? कहाँ तक आप इसमें स्कोर कर पा रहे हैं? और आप इसमें क्या नई चीज़ें चाहते हैं कि हम इसमें इंक्लूड करें और आप अपने परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें? इस तरह के जो भी आपके सुझाव हों या जो भी आपके जो है कमेंट हो, जो आपको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आज के प्रोग्राम में इतना ही था। अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।